आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं में अंग्रेजी पेपर के एनालिसिस की। वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि वह भी अपने आंसर्स चेक कर सकें। और पेपर कैसा रहा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर था। सबसे पहला क्वेश्चन आया था सेक्शन ए में, रीड द पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन ऑन द पेजेस। मतलब पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना था। तो इस पैराग्राफ में डांस के ऊपर है ये, जैसे कथकली हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है ना। तो चलिए, आपने पढ़ा ही होगा, सीधे सीधे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब भी हम किसी अनसीन पेज को सोल्व करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि पैराग्राफ को हम पढ़ें और क्वेश्चन को समझें। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, मतलब आप आंसर देने की स्टेज में रहते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र क्या है, ठीक है। अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्लासिकल डांस। तो नाट्य शास्त्र क्या है, एक क्लासिकल डांस है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन डिड भरतनाट्यम स्टार्ट शेडिंग इट्स प्योरली सेक्रेट कैरेक्टर। भरतनाट्यम प्योरली शेडिंग कब हुआ था। तो देखो, जब जो देवदासी हुआ करती थी वो पहले इसको सोलो परफॉर्म करती थी। जब उन्होंने इसको बंद कर दिया, उसके बाद में जो राजा लोग और रिच पीपल जो थे, ठीक है ना। देखो, मैं आपको पैराग्राफ में बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से, लेटर किंग्स एंड रिच पीपल लेंट देयर पेट्रोनेज टू एंड स्टार्टेड शेडिंग इट्स प्योर सेक्रेट कैरेक्टर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द एलिमेंट आर नॉट प्रेजेंट इन द कथकली। कथकली में ये जो लिस्ट दी गई, इस लिस्ट में से क्या नहीं है। तो देखो, आपने पैराग्राफ पढ़ा है तो इसमें पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, एक सेकंड, देखो पैराग्राफ में दिया हुआ है, द होम ऑफ कथकली इज़ केरला। कथकली लिटरली मीन्स स्टोरी प्ले। इट कंबाइंड्स म्यूजिक, डांस, पोएट्री, ड्रामा और माइम। अब इसमें क्या नहीं है, देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन में उसके अनुसार, तो इसमें आपको दिखेगा कि एक तो तबला और स्टेज नहीं है, मतलब चौथा और छठा नहीं है। तो ऑप्शन में ए वाला, चौथा, 4 और 6, ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। भरतनाट्यम इज मोस्ट पॉपुलर इन। भरतनाट्यम कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है, तो वो है तंजौर और कांचीपुरम में, मतलब बी और सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है बोथ बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला है, विच ऑफ 2 स्कूल्स ऑफ क्लासिकल डांस आर डिस्क्राइब्ड इन द पेजेस। मतलब पैराग्राफ में कौन से 2 स्कूल जो क्लासिकल डांस को डिस्क्राइब करते हैं, कौन कौन से हैं। तो देखिए, पैराग्राफ में जो दिया गया है, पैराग्राफ में 4 स्कूलों के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। देखो मैं बताता हूँ आपको। ये यहाँ पर क्या दिया गया है, द 4 मेन स्कूल ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और कथक। अब ऑप्शन में देखो, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन के अनुसार, देखो क्या हो गया, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और कथक। तो ऑप्शन नंबर सी और बी दोनों ही इसके आंसर जो हैं वो सही लग रहे हैं। तो आई थिंक मणिपुरी एंड कथक विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना। हालांकि ये सी वाला भी सही होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूट टाइप का क्वेश्चन था, तो आई थिंक दोनों में जो भी लगाया होगा वो सही नंबर मिलना चाहिए, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ड्रामा फ्रॉम द डांसर आर मेल्स, मतलब कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें जो डांसर रहते हैं वो सारे ही पुरुष रहते हैं, ठीक है ना, तो वो है कथकली। अब कैसे, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ यदि हम चलें तो पैराग्राफ में स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है ये कथकली, तो यहाँ से हम चले सीधा पढ़ते पढ़ते अब यहाँ पर हम आ गए, द डांसर्स आर मेल्स, ठीक है ना, फीमेल रोल्स यूजुअली प्लेड बाय यंग बॉयज़, ठीक है ना, और जो फीमेल के जो रोल हैं वो भी कभी कभार जो करते थे तो वो कौन करते थे, यंग बॉयज़ करते थे। अगला क्वेश्चन है, कथकली इज कैन बी शेड इज डांस फॉर्म। अब कथकली में जैसा कि कहा गया है कि पुरुष ही रहते थे तो मेल डोमिनेटेड, इसका आंसर ये होना चाहिए, मेल डोमिनेटेड, मेल मतलब पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड इनवेरिएबली इन द पेजेस डोनेट, मतलब इनवेरिएबल का मीनिंग इस पैराग्राफ के अनुसार क्या है, तो देखो इनवेरिएबल का अर्थ होता है ऑलवेज, ऑलवेज ऑन टाइम, मतलब हमेशा, तो टेम्परेरी नेचर मतलब अस्थायी रूप से, प्राकृतिक, अनचेंजिंग नेचर मतलब जो कभी परिवर्तित ना हो, मतलब हमेशा रहे, तो ऑप्शन नंबर बी आई थिंक विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन शोविंग द करेक्ट यूज ऑफ सर्विंग एज यूज्ड इन द पेजेस। पैराग्राफ में सर्विंग शब्द का क्या मीनिंग है, पैराग्राफ में जो दिया गया, देखो सर्विंग का अर्थ होता है सेवा करना, ठीक है ना, सर्विंग का क्या अर्थ होता है, सेवा करना। अब यहाँ पर सी गोट ए ब्यूटीफुल स्लेंडर फिगर, स्लेंडर मतलब होता है पतला, ठीक है ना, स्लिम जिसको हम बोलते हैं। फिर अगला ऑप्शन है, स्लेंडर होप स्टिल फ्लिकरिंग विद इन हिम, मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। दीज क्लेम्स आर बेस्ड ऑन स्लेंडर एविडेंस, द बिल्डर्स हैव पर्च्ड ए लाइट कॉन्क्रीट डोम ऑन साइड ऑफ द स्लेंडर, ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा डिस्प्यूट टाइप का ही क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है ये कन्फ्यूजिंग है ना, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि इसका आंसर क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि इसमें अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ आई थिंक कम लग रहा है ना। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपने इसका आंसर क्या लगाया है। मुझे तो इसका आंसर जो है वो पहला लग रहा है, लेकिन इसके भी चांसेस कम हैं। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सिनोनिम डेलिकेसी इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में डेलिकेसी का मीनिंग क्या है। अब डेलिकेसी का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है विनम्रता, ठीक है ना। अब माउथ वाटरिंग का मतलब होता है मुंह में पानी आना, वीकनेस मतलब कमजोरी, डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई, और फाइननेस मतलब क्या कह सकते हैं हम, सुंदरता कह सकते हैं, इसका मीनिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अप्रोप्रिएट, मतलब इसके लगभग में आ रहा है, तो डी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें नोट मेकिंग है। तो नोट मेकिंग कैसे करना है आपने कर ही दिया होगा, मैंने अच्छे से करवाया था। इसका जो टाइटल होगा वो गुड गवर्नेंस होगा, है ना, गुड गवर्नेंस। बाकी सब हेडिंग पॉइंट्स, है ना, ये सारे आपने लिख दिए होंगे, एब्रीविएशन का भी यूज़ कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो ये इंटर स्कूल म्यूजिक कार्निवाल के लिए, है ना, ये क्या कह सकते हैं हम इसको, रिपोर्ट, जैसे इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन हमने करवाया था तो उसके हिसाब से आपने इसको कर दिया होगा। फिर अगला है, टू गिव एडमिशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स, जैसे हम कोई सी भी एप्लीकेशन लिखते हैं प्राचार्य को, है ना, तो आपका नाम क्या था, आदित्य भंडारी, क्लास 11th गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ये आपने लिख दिया होगा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एन एप्लीकेशन टू गिव एडमिशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स, ये आपने सब्जेक्ट लिख दिया होगा। फिर रेस्पेक्टेड सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इन क्लास 11th, आई वुड लाइक टू ज्वाइन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स, ओके, सो प्लीज़ गिव मी एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, इस प्रकार से आपने लिख दिया होगा। और लास्ट में लिख दिया होगा योर ओबीडियंटली आदित्य भंडारी, ठीक है ना। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये हमने बहुत अच्छे से किया था, आप पे लिखवाए हुए था मैंने बार बार, तो आई होप कि आपका पेपर में आपने अच्छा किया ही होगा। अब बात करते हैं हम ग्रामर वाले पोर्शन की। तो ये हम पिछले 1 महीने से
यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम आपको करवा ही रहे थे। आई होप कि आपका पेपर और ये जो ग्रामेटिकल वाला पोर्शन है ये तो अच्छा गया ही होगा। फिलहाल हम देखते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है, द बॉय फेल इनटू रिवर, मतलब लड़का जो है, लड़के ने माध्यम चेंज किया है, मतलब वो कहीं भी खड़ा होगा वहाँ से पानी में गिरा और ये विरल माध्यम में गया, वो सघन माध्यम में, सॉरी विरल माध्यम से सघन माध्यम में। तो कोई सी वस्तु जब माध्यम चेंज करती है और वो गति में हो, मतलब मोशन में हो, तो वहाँ इनटू आता है। अगला है, आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। वन हु इज बोर्न, जैसे हम कहते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो इसमें फ्रॉम आएगा। वन हु इज़ बोर्न, एक व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, वह व्यक्ति जिसने क्या किया है, जन्म लिया है, तो एक दिन वो मरेगा, तो गागी गे, इसमें सेल आएगा। दे डोंट, रिक्त स्थान क्रिकेट प्ले, अब देखो ये नेगेटिव है, अब प्रेजेंट का है ये, जब हम वाक्य को प्रेजेंट का हो या पास्ट का जब हम उसको नेगेटिव करते हैं, मतलब डू नॉट, डिड नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्ले आएगा इसमें। अगला है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी के साथ में क्या आएगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी रिक्त स्थान मी व्हेन आई वाज यंग, वह मुझसे मिली जब मैं युवा था, मेरी उम्र कम थी, तो ये सेकंड फॉर्म आएगी। मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेट सेकंड फॉर्म, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये तो अलग ही हो गया, मीट और मीट, ये फर्स्ट फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब क्यों आएगी, क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहा है। आगे चलते हैं, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज, जैसे द यूनिवर्सिटी इज़ इन कनाडा, माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल देयर। यूनिवर्सिटी कनाडा में है जहाँ मेरा भाई स्कूल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द यूनिवर्सिटी इज़ इन कनाडा वेयर माई ब्रदर गोज़ टू स्कूल। अगला है, यू वॉन्ट पास यू वर्क हार्ड, तुम पास नहीं होगे, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो। अब इसमें अनलेस का यूज़ करना है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, या फिर आपने ऐसा भी लिख दिया हो कि यू वॉन्ट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तो भी आपका आंसर सही रहेगा। अगला है, आई वॉज नॉट एट होम व्हेन ही केम टू सी मी। अब यहाँ करना क्या है, इसमें अंडरलाइन द क्लॉज। अब वास्तव में देखा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि अंडरलाइन करना है, क्योंकि इसमें अंडरलाइन नहीं है, तो व्हेन ही केम टू सी मी, यहाँ तक यदि आपने पूरा लिखकर अंडरलाइन भी कर दिया है तो भी आपका आंसर सही रहेगा। और इसके अलावा यदि आपने इसको ये सा भी लिख दिया है अंडरलाइन करके, एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, क्योंकि ये व्हेन से लगाकर मी तक यह वह क्लोज है जो टाइम को शो कर रही है, और टाइम को शो भी कर रही है ना, और एडवर्ब की तरह कार्य कर रही है, तो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम हो जाएगा ये। अगला है, ही डिड द होमवर्क, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो डिड यहाँ पर आया है, डिड मतलब ये पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसके आगे वाले टेंस मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वो होती है वाज। अब यहाँ पर द होमवर्क ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द होमवर्क वाज। अब डू डिड डन, डिड की थर्ड फॉर्म डन है, वाज डन बाय हिम। अगला है, सुरेखा सेड टू मी द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसका नरेशन चेंज करना है। तो हमने पढ़ा ही है कि जब सेड टू आता है तो सेड टू का तो हम कर देंगे टोल्ड, ठीक है, सेड टू का तो टोल्ड हो जाएगा। अब इन्वर्टेड कोमा के अंदर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो जब रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसमें चेंज नहीं करते हैं, मतलब इस वाक्य का आंसर लिखते समय हम इन्वर्टेड कोमा हटा देंगे, सेड टू का तो टोल्ड कर देंगे और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेखा टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अगला क्वेश्चन है, शी विल टेक द मेडिसिन शी लाइक्स और नॉट, वह दवाई खाएगी, उसे वह पसंद करती है या नहीं, चाहे वो पसंद करती हो या नहीं। तो इसको क्या करना है, कंबाइंड द सेंटेंसेस मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब दोनों वाक्यों को जोड़ के कॉम्प्लेक्स बनाना है, मतलब यहाँ पर वेदर का यूज़ करना है, इफ़ या फिर वेदर का। इसका आंसर हो जाएगा शी विल टेक द मेडिसिन वेदर, वेदर मतलब होता है चाहे, शी लाइक्स और नॉट मतलब उसे दवाई लेना है, चाहे वह उसे पसंद करे या ना करे।
अब सेक्शन डी की बात करते हैं। तो सेक्शन डी में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमारी पुस्तक में हैं। मतलब पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सट्रैक्ट वाला, ठीक है ना, मतलब इसको पढ़ के प्रश्न के उत्तर देना है पैराग्राफ को। तो ये एक्सट्रैक्ट है और ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई से लिया गया है, जो लेसन नंबर 2 है। अब पहला क्वेश्चन है इसमें, विच साइड ऑफ द शिप इज़ नॉन स्टार बोर्ड साइड। जहाज जो रहता है, जहाज की कौन सी साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, है ना, उसको स्टार बोर्ड साइड कहते हैं। तो जहाज का जो सीधे हाथ तरफ की साइड रहती है, जैसे ये जहाज है, अब इसके सीधे हाथ तरफ की ये जो साइड है, इसको स्टार बोर्ड साइड कहते हैं। अगला है, विच अमंग द फॉलोइंग थिंग्स आर कलेक्टेड बाय द ऑथर। जब वो जहाज टूट गया था लहरों की टक्कर से, तो उसने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की थी? स्क्रू किया था, हैमर, कैनवास, ऑल ऑफ दीज, मतलब तीनों चीज़ें थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। वाई द शिप इन द डेंजर ऑफ शिंकिंग। शिंकिंग मतलब होता है डूबना, मतलब जहाज डूबने के खतरे में क्यों था? शिप वाज फ्लडिंग विथ वाटर, क्योंकि उसमें पानी घुस रहा था। ड्यू टू वाइड ओपन होल्स इन द शिप, क्योंकि उसमें छेद हो गए थे, किसमें? उसकी साइड्स में, दीवारों में। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, किंतु मेरा सिर थोड़ा दर्द कर रहा है। हु सेड दिस, यह किसने कहा है? तो ये सुजैन ने कहा था। सुजैन एक छोटी लड़की है, ठीक है ना, उसके सिर में चोट लग जाती है, सुजैन का सिर जो है वो सूज जाता है, सूजन आ जाता है, तो वो कहती है ना। अगला है, फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्लोट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। फ्लोट का विलोम शब्द क्या है? एंटोनिम मतलब फ्लोट होता है, फ्लोट मतलब होता है तैरना, तो शिंक मतलब होता है डूबना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। मतलब इन लाइनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो ये जो लाइनें ली गई थी, ये कार्डबोर्ड पोएम से ली गई थी, फोटोग्राफ से, माफ़ कीजिएगा। व्हाट डज़ द कार्डबोर्ड रिफ़र टू हियर। कार्डबोर्ड का मतलब क्या है? तो फोटोग्राफ है। इट हियर रिफ़र टू, मतलब इट का मतलब यहाँ क्या है ना। तो ये पोएट्स मदर्स चाइल्डहुड को रिफ़र कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा। अगला है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द पोएटेस मदर, मतलब कवित्री जो थी उसकी माँ की उम्र कितनी थी? तो 12 ईयर और सो, 12 वर्ष की। अगला है, ये जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, स्नैपशॉट का पहला ही लेसन है, जिसमें मुराद और आरम वाला जो लेसन हमने पढ़ा था, उससे ये लाइनें ली गई हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं देखिए, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन, मतलब ये जो लाइनें हैं ये कौन से पार्ट से ली गई हैं, उसका टाइटल क्या है? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, हु इज़ द लोनली विजिटर मेंशन इन द एक्सट्रैक्ट। लोनली विजिटर मतलब ऊपर जो लाइनें हैं उसमें लोनली विजिटर कौन था, ठीक है ना। तो मुराद को तो पहले से ही हम जानते हैं शुरुआत से, फिर अंकल खुसरो को भी हमने जान लिया था, फिर बाद में एक और व्यक्ति आता है जॉन बायरो, जो कि एक किसान है, ठीक है ना। तो यही वो लोनली विजिटर था जिसके लिए जब वो घर आया तो उसके लिए उसकी माँ तंबाकू और चाय कॉफ़ी लेकर आई थी, सिगरेट वगैरह। वेयर वाज द वाइट हॉर्स, तो वाइट हॉर्स किसके पास था? तो मुराद के पास था, ठीक है ना। अगला है, अंकल खुसरो's रिएक्शन शोज दैट ही वाज। अब अंकल खुसरो एक ऐसे कैरेक्टर थे कि जब भी कोई व्यक्ति बात कर रहा है तो उसमें वो टांग अड़ा देते हैं और चिढ़ जाते हैं दूसरों की बातों से। तो इरिटेट का मतलब होता है चिढ़ जाना, तो यहाँ आएगा एंग्री, मतलब व्यक्ति को थोड़ा बहुत जब गुस्सा आएगा तभी तो वो क्रोध में आएगा, गुस्सा आएगा तभी तो वो चिढ़ेगा, है ना। बाकी ये क्वेश्चन दिए गए थे, आई थिंक क्वेश्चन बहुत ही सरल थे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हु डिड द ऑथर यूज़ टू लिव विथ इन द विलेज। अब पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, देखो हिंट भी दे दी गई है कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में लेखक गांव में किसके साथ रहता था? तो वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, दादी के साथ। तो इसका आंसर लिखते समय आपको क्या करना था कि ये हु है, हु के स्थान पर ग्रैंड मदर कर देना था बस, और पूरा आंसर ऐसा कैसे ही। जैसे व्हाट डिड द नरेटर एंड हिज फैमिली वांट टू डुप्लीकेट। कथानक मतलब लेखक और उसका परिवार क्या दोहराया? वी आर अफ्रेड टू डाई में। तो वो वर्ल्ड वॉयेज दोहराना चाहते थे। वर्ल्ड वॉयेज मतलब विश्व की जल यात्रा। तो इसमें लिख देना था आपको, द नरेटर
एंड हिज फैमिली वांट टू डुप्लीकेट द वर्ल्ड वॉयज। बस वर्ल्ड वॉयज लिखना था इसमें। इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी पेपर आया था आई थिंक। जैसे ये दिया गया है, व्हाट इज़ कोरा। कोरा क्या है, तो कोरा इज़ टू वॉक अराउंड द कैलाश माउंटेन, मतलब जो कैलाश पर्वत है उसकी परिक्रमा करना था। फिर है व्हाट इज़ द सेमेट्री ऑफ टटकाल्ड, मतलब जो टूट नाम का जो राजा था, सिमेट्री मतलब उसकी कब्र जहाँ उसको दफनाया गया था उसको क्या कहते हैं, तो उसको वैले ऑफ किंग्स कहते हैं। ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। फिर और चलें, जैसे